हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज का जो हमारा विषय है वो कहानी का है और कहानी में हम देखेंगे दोपहर का भोजन, कहानी का सार या सारांश। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी का सारांश क्या है। तो दोपहर का भोजन कहानी अमरकांत के द्वारा लिखा गया है, यानी जो इसके लेखक हैं वो अमरकांत है। एक ऐसी अमरकांत की एक ऐसी रचना है जो नियत समय को दर्शाती है। कहानी एकदम सपाट बयानी में दोपहर के भोजन और उस भोजन के बीच भूख की त्रासदी, यानी कि दुखद है कि दोपहर भी हो और भूख, यानी कि दोपहर का समय है, कड़ाके की धूप है और उसमें भूख की त्रासदी यानी कि दुख आ गया है। एक अजीब छटपटाहट जहाँ रोटी भी है भूख भी है, यानी कि एक ऐसी उलझन आ गई है कि रोटी तो है और भूख भी है लेकिन फिर भी नहीं खाया जा रहा है। इस कहानी में अमरकांत ने सिर्फ रोटी की चर्चा नहीं की बल्कि उस रोटी के अंदर परिवार का भय, घुटन, त्रासदी के साथ साथ आने वाली समस्याओं की ओर संकेत करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि सब रोटी खा रहे हैं और भय भी खा रहे हैं, यानी कि इसमें ये दिखाया जा रहा है कि रोटी तो खा रहे हैं लेकिन अगले दिन के रोटी की चिंता करते हुए इन्हें भय भी सता रहा है कि आज तो खा ले रहे हैं, आज शाम का या आने वाले कल का रोटी का जो जुगाड़ है वो कहाँ से होगा। इस कहानी में यही सफलता प्रयोग है। दोपहर का भोजन कहानी में कुल 5 पात्र हैं। सिद्धेश्वरी, चंद्रिका प्रसाद, उसके 3 बेटे रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। सिद्धेश्वरी इस कहानी की मुख्य पात्र है, नायिका भी आप इसे बोल सकते हैं। दोपहर का समय है, सिद्धेश्वरी रोटी और पनियाई दाल बना रखी है, यानी कि रोटी बनाई है और दाल में पानी की मात्रा अत्यधिक है, जिससे एकदम पानी भरा भरा, इसलिए उसे पनियाई दाल बोल रही है। रामचंद्र काम से लौटकर निर्जीव की भांति सो जाता है। माँ घबराकर रामचंद्र को जगाती है। रामचंद्र मोहन के बारे में पूछता है, यानी कि जब उसका बड़ा बेटा काम करके आता है तो वो सो जाता है और उसकी माँ डर जाती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया और उसे घबराकर जगाती है। तो उसका जो बेटा है वो पूछता है मोहन के बारे में, जो उसका छोटा भाई है। माँ बेटे को खाना देने के साथ बहुत बारीकी से झूठ बोलती है कि यहीं पड़ोस में गया है, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। रामचंद्र लोटा भर पानी घटक कर और भूख नहीं है का बहाना बनाकर वापस काम पर लौट जाता है। यानी कि इसमें जो इसका बड़ा बेटा है वो जो रोटी तो है पर लोग को चिंता सताता है कि आज जो अभी तो खा लेंगे पर आने वाले कल का जो खाने की व्यवस्था है वो कहाँ से होगी। तो इसलिए वो अपने पेट को मार के 1 लोटा पानी पीकर वो चला जाता है वापस से काम पर। उसके बाद मोहन भोजन करता है। माँ मोहन से रामचंद्र की तारीफ अपने हिसाब से करती है, यानी कि इस भाई की तारीफ उससे करती है, छोटे वाले भाई के बड़े से, बड़े के छोटे से, ताकि दोनों में अच्छा संबंध बना रहे। कोई रसोई के तरफ रहस्यमय ढंग से देखता है और 1 कटोरा पनियाई दाल घटक कर चला जाता है। जो मोहन है वो रसोई की तरफ रहस्यमय ढंग से देखता है, यानी कि वो देख रहा है कि जो दाल है वो भी थोड़ा, रोटी भी कम ही है, तो वो जो पनियाई दाल है उसे पीकर, यानी घटक कर पीकर चला जाता है। कहानी के अंतिम पड़ाव में पति, यानी कि जो सिद्धेश्वरी के पति हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद और सिद्धेश्वरी के आपसी संवाद, यानी कि जो उनकी बातचीत थी, कथा को अत्यंत विनोदपूर्ण और मार्मिक हो जाती है। यानी कि उनकी जो बातचीत है वो इस कहानी को अत्यंत मार्मिक, यानी कि संवेदनशील, यानी कि ये बोल सकते हैं कि सोचने पे मजबूर कर देती है। पंखा चलाते हुए सिद्धेश्वरी का प्रश्न मालूम होता है, अब बारिश नहीं होगी, यानी कि इतने कड़ाके की धूप है, तब सिद्धेश्वरी कहती है कि लगता है बारिश नहीं हुआ। उस प्रश्न को सुनते हुए मक्खियाँ ज़्यादा हो गई जैसे जवाब। उसी तरह चंद्रिका प्रसाद के सवालों का भी अनमना जवाब मिलता दिखाई पड़ता और यही इस कहानी की खूबसूरती भी है। पति
पत्नी स्थितियों से वाकिफ है लेकिन फिर भी अनजान बन रहे हैं, यानी कि उन्हें समस्या तो दिख रहा है पर उस समस्या से अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने मन को भटका रहे हैं, पर उन्हें पता होता है, इसलिए वो चिंतित भी रहते हैं अंदर अंदर से। आगे देखते हैं। कहानी वहाँ और अधिक चोट करती है जब सभी के खाना खा लेने के बाद सिर्फ एक रोटी और थोड़ी सी दाल बचती है। सिद्धेश्वरी आधी रोटी प्रमोद के लिए रख कर और आधी रोटी खाकर एक लोटा पानी घटक लेती है, यानी कि उसमें से जब सब खा लेते हैं तो बस एक रोटी बचती है जो अपने छोटे बेटे के लिए रख देती है, और उसमें से आधा रोटी खुद खाती है, आधा उसके लिए रख देती है, और एक लोटा यानी कि पानी पीकर अपना भूख मार लेती है। गहरे अवसाद में डूब जाती है। रोटी और जीवन का इतना मार्मिक चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है। अमरकांत ने अंत में लिखा है कि उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगा। यहाँ पे सिद्धेश्वरी की बात की जा रही है कि जैसे वो पहलाने वाला खाती है तो वो उसके मतलब आँख से आंसू मतलब गिरने लगते हैं, रोने लगती है। तो ये रहा कहानी का सारांश। और कभी कभी पेपर में कहानी का प्रतिपाद्य पूछ लेता, तो आइए इसी में हम कहानी का प्रतिपाद्य देख लेते हैं। इस कहानी का मूल तथ्य एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमता है जो संसाधनों के हिसाब से निम्न मध्यम वर्ग है। अमरकांत ने एक परिवार के 5 सदस्यों के मध्य से एक निश्चित समय के भीतर कहानी को संपन्न किया है। साधारण सी बात है कि सिद्धेश्वरी का परिवार दोपहर का भोजन किस तरह करता है, उस भोजन के दौरान आपस में क्या क्या संवाद हो रहा है। सिद्धेश्वरी ने रोटी, दाल, चने की तरीदार सब्जी बनाई थी। रामचंद्र भोजन करने आता है, अपने दोनों भाइयों के बारे में पूछता है। कहानी यहीं से रोचक हो जाती है। सिद्धेश्वरी भोजन और बेटे दोनों ही संदर्भ में कुछ झूठ बोलती रहती है। उसका झूठ परिवार और भूख की गलतफहमी को दूर करने में मदद करता है। कहानी और दिलचस्प हो जाती है जब मोहन दोपहर का भोजन करता है। वह रामचंद्र की तरह गंभीर नहीं है, बल्कि पनियाई दाल कटोरा भर गटक जाता है, यानी कि एक कटोरी दाल वो पी के चला जाता है। अपने बड़े भाई की बात ही गंभीर नहीं है कि बस पानी पी के चला जाए, कुछ बोलता भी नहीं। लेकिन अगले ही पल वह जिंदगी का फलसफा समझने लगता है। कथाकार का यह कथन मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है। नहीं रे बरा, अव्वल तो अब भूख नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती। यानी कि फिर वो बाद में कहता है कि मतलब देखता है कि जो रोटी की मात्रा कम है, तो ऐसे ही वो मतलब कहता है कि मुझे भूख नहीं है, फिर रोटियां मतलब ऐसे बनाई हो कि मेरा पेट भर गया है। कहानी अपनी चहल कदमी में चंद्रिका प्रकाश के पास पहुंचती है जब भोजन का 2/3 हिस्सा खत्म हो चुका है। जैसे तैसे हाथ चाटते हुए चंद्रिका प्रसाद भी भोजन कर लेते हैं, लेकिन सिद्धेश्वरी की बारी आते ही कहानी जो है अधिक भयावह हो जाती है। एक रोटी, थोड़ी पनियाई दाल, 2 लोग, यानी कि एक रोटी है और 2 लोग खाने के लिए है, और जो दाल है वो भी पूरा पानी से भरा हुआ है, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति आ गई है। अमरकांत यहाँ आकर अपनी बात रखने में सफल हो जाते हैं। निम्न मध्यम वर्ग की गरीबी का चरम रूप है ये, जहाँ दोपहर का भोजन मात्र आधी रोटी में करना होगा, शेष पेट लोटा भर पानी पीकर भरना होगा। भारतीय समाज में गरीबी एक ऐसी त्रासदी है जहां आप आदमी होकर भी जानवर जैसा व्यवहार पाते हैं। भाव और भाषा दोनों ही दृष्टि से कहानी सरल रूप में एक करुणा कथा प्रस्तुत करती है। भाषा की सहजता, देसीपन,
लचीलापन पाठक को बोझिल नहीं होने देती, यानी कि इसमें भाषा ऐसा प्रयोग किया गया है जो देसीपन यानी कि देशज शब्दों का प्रयोग है, और लचीलापन जैसे जो पाठक है वो बोर महसूस ना करे। छोटे छोटे संवाद बहुत बड़े अर्थ छोड़ जाते हैं। इसमें आप मोहन के संवाद की उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे वो कह रहा है कि तूने ऐसी रोटी बनाई है कि खाया नहीं जा रहा। मतलब वो छोटी बात में, मतलब इतनी से बात में बहुत गहरा मतलब वो बोल जाता है कि क्योंकि वो देखता है कि जो रोटी है वो कम है, तो वो किस प्रकार से मना करे, पर वो अपनी बातों से मतलब उसे कि भूख नहीं है, पेट भर गया, इस टाइप से आप यहाँ पे ये वाला संवाद दिखा सकते हैं। आइए इसकी जो शीर्षक है यानी कि दोपहर का भोजन, उसकी सार्थकता के बारे में जान लेते हैं कि क्या ये इस कहानी से मतलब संबंध रखता है कि मतलब जो कहानी है वो शीर्षक जो है इसका दोपहर का भोजन, तो उस पर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्न। आप लोग लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। शीर्षक की सार्थकता की बात आते ही प्रश्न उठता है कि दोपहर का भोजन ही क्यों, सुबह का भोजन या रात का भोजन क्यों नहीं, या करीब क्यों नहीं। ऐसे में जब हल ढूंढते हैं तो लगता है कि यहाँ समस्या सिर्फ भूख की नहीं बल्कि श्रम करके आए हुए श्रमिक की बेचैनी भी है। यानी कि जो बाहर से काम करके आ रहे हैं उसकी बेचैनी भी यहाँ दिखाई दे रही है कि जैसे बाहर से काम करके आ रहे हैं लेकिन उनको खाने की मतलब कि जब अगले दिन के खाने का भी उनको बेचैनी हो रहा है। शरीर तभी चलेगा जब पेट में भोजन होगा, और एक गरीब परिवार के लिए दिन का भोजन उसके जीवन जीने की जिज्ञासा की तरह है। रात में पेट दबाकर सोया जा सकता है, लेकिन दोपहर में थके हारे परिवार के लिए भोजन अनिवार्य है। यानी कि इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि जैसे ये कहानी दोपहर का भोजन यानी कि गर्मी की दोपहर का जो समय दिखाया जा रहा है, उस टाइम पे मतलब भूख लगती है और कोई मजदूर बाहर से काम करके आ रहा है तो उसे तो और भूख लगेगी, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे कि उसके लिए तो मतलब अगर वो नहीं खाएगा तो फिर अगले समय वो काम पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी जो मतलब शारीरिक बल है वो कम हो जाएगी, अन्यथा उसका मनोबल टूट जाएगा। काम करके आया हुआ रामचंद्र हो या नौकरी की तलाश करते चंद्रिका प्रसाद की कल की रोटी की तलाश के लिए आज रोटी अनिवार्य है। यह कहानी दोपहर के भोजन से शुरू होती है और दोपहर के भोजन पर ही खत्म हो जाती है। ऐसे में इस कहानी का यह उचित शीर्षक है। यानी कि जो ये कहानी है दोपहर के भोजन से स्टार्ट हुई और दोपहर के भोजन पे ही ख़त्म होती है, इसलिए ये कहानी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता रखती है कि मतलब दोनों में तालमेल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।